1952 यानी 1952 में भारत सरकार ने घोषित किया, बताया कि हमारे देश से पूरी तरीके से चीते खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो गया। 1947 में आखिरी चीता मारा गया शिकार में। चीता अगर हिंदुस्तान लाएंगे तो उनके लिए कौन सी जगह बेहतर होगी, तो एक सर्वे पूरे जंगलों में चला। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी। 17 सितंबर 2022 को जो पहली खेप आई उसे वाइल्ड में रिलीज किया, कैप्टिव में, मतलब कूनों में ला करके रिलीज किया गया। पहले खेप में चीते आए वो नामीबिया से आए जी। दूसरे खेप वाले जो आए वो अफ्रीका से आए। अकबर अपनी जिंदगी में 9,000 चीतों को पाला था। 9,000 बैलगाड़ी पे चीते बैठा के ले जा रहा है। क्या बात है। क्यों? कहाँ ले जा रहे हैं? हंटिंग कराने। अरे आखिरी चीज जो 1947 में मारा गया वो महाराज को कितना दुख हुआ होगा। किस बात का? या उन्हें लगा हो कि ये तो और अच्छी बात है, आखिरी मैंने मारा, नहीं, मेरा नाम लिया जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन दुख इस बात की कि अब कौन सा चीता मारेंगे, हम तो सब मार के खत्म कर दिए। तो मेरा मुंसफ है मेरा कातिल, क्या मेरे हक में फैसला देगा, ये यहाँ पे उन पे फिट बैठता है। नमस्कार, आदाब। शेर खान की इस महफिल में आपका फिर से स्वागत है। इंसान दुनिया में आता है, जीता है, बहुत सारी यादें बनाता है और यादों के साथ साथ उसके पास बहुत सारी कहानियाँ भी होती हैं। तो हम इंसानी रिश्तों की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, उनमें एहसास होते हैं, उनमें बातचीत होती है, संवाद होते हैं। लेकिन जब बात जानवरों की कहानियों की होती है, उनके किस्सों की होती है, तो एक ही शख्स है जो हम सब के जहन में आता है, उसका नाम है शेर खान उर्फ आसिफ खान उर्फ खानचा। तो शुरू कर रहे हैं शेर खान का ये नया एपिसोड, जंगल जिंदाबाद। कैसे हैं आप? बेहतर हूँ। बेहतर हैं। अच्छी बात है कि आपकी सेहत में बहुत सुधार हुआ है और अब आप काफ़ी फिट लग रहे हैं, बिल्कुल पहले जैसे आपने। नहीं, ये सब सबकी दुआ और हौसला अफजाई का नतीजा है कि जी, आप फिट हो जाते हैं। बढ़िया। तो आज कहाँ लेकर चल रहे हैं हमें, कहाँ के किस्से सुनाने वाले हैं आप? जमशेद भाई, बहुत लंबे टाइम से मैंने देखा लोग, मतलब सब लोग अपनी अपनी डिमांड रखते हैं कि इस पे कीजिए उस पे कीजिए, तो एक ही एपिसोड में सब कुछ नहीं किया जा सकता। वन बाय वन जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल उन टॉपिक पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक जो कहानी है, कहानी नहीं जो सच्चाई भी है, स्टोरी है, जिस पे हमें बात करने के लिए काफ़ी दिनों से लोग कह रहे हैं, वो है जो हिंदुस्तान में लाए गए चीते हैं उस पर। ग्रेट। बहुत लंबे समय से लोग कह रहे थे इस पर बात होनी चाहिए, तो हमने कहा कि बात करेंगे, फिर तफसील से करेंगे बात होगी कि ताकि लोगों को मज़ा आए। और प्रोजेक्ट चीता जो कि हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ, जिसमें नामीबिया और अफ्रीका से चीते लाए गए। बेशक, बड़ा अच्छा उसका मीडिया कवरेज हुआ और सब कुछ हुआ। तो शुरुआत कीजिए, फिर प्रोजेक्ट चीता के बारे में ही बताइए। फिर देखिए, प्रोजेक्ट चीता पे आने से पहले हम उसकी हिस्ट्री को जानते हैं। जी। 1952 यानी 1952 में भारत सरकार ने घोषित किया, बताया कि हमारे देश से पूरी तरीके से चीते खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो गए। अब एक भी चीता नहीं है। जबकि उसी टाइम पे मैं आपको बताऊं कि 1947 में आखिरी चीता मारा गया शिकार में। बाप रे। और ये महाराज थे रामानुज प्रताप सिंह देव। और वो आखिरी चीता नहीं था, 3 थे, उन तीनों का शिकार उन्होंने किया आखिरी। और 1947 में ही चीते ख़त्म हो गए थे, लेकिन डिक्लेयर किया गया 1952 में। और ये जो इलाका था, ये कोरिया रियासत के आखिरी राजा थे जिन्होंने मारा था। ओके। अब आप पूछेंगे कि कोरिया तो एक अलग देश है। तो ये जो कोरिया है आज के डेट में, तब मध्य प्रदेश का अविभाजित, मध्य प्रदेश अब बढ़ के छत्तीसगढ़ हो गया है, तब वो मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। और आज के डेट में जो जिस जगह पे लास्ट चीता को मारा गया था वो छत्तीसगढ़ में आता है और कोरिया एक ज़िला है। ओके। तो वो जगह आज भी है। तो यहाँ पे आखिरी चीता मारे गए, जो कि बहुत ही दुखद है कि हमने जहाँ पे इतने चीते हिंदुस्तान में होते थे, हमने उन्हें मार मार के ख़त्म कर दिया। जैसा कि हम कहते हैं कि इंसान जहाँ जाएगा तबाही लाएगा। बेशक। तो हमने अपने चीते ख़त्म कर दिए। नौबत ये आई कि भाई हमें चीते चाहिए वापस। तो प्रोजेक्ट चीता बना, जिसमें ये हुआ कि उन्हें रिलोकेट किया जाएगा अफ्रीका से, नामीबिया से, और उनको इंडिया में रखा जाएगा। जी। ये जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, ये 2009 में शुरू हुई। 2009 में कि चीते लाने हैं।
और सारे सरकारी तंत्र इस पे लगे और फिर शुरू हुआ कि चीता अगर हिंदुस्तान लाएंगे तो उनके लिए कौन सी जगह बेहतर होगी। तो एक सर्वे पूरे जंगलों में चला जहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहाँ पे चीते सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक हैबिटेट अलग तरीके का होता है। या वो हैबिटेट उस हैबिटेट से मिलता जुलता हो जहाँ से वो आ रहे हैं, बिल्कुल, थोड़ा कम से कम मैच होता हो। बिल्कुल। तो वो जगह मध्य प्रदेश के कूनो में डिसाइड हुआ कि ये री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए बिल्कुल सटीक जगह है जहाँ पे चीते आराम से सरवाइव कर सकते हैं। राइट। लेकिन इससे पहले ये हो पाता, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी कि नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब बात बोली कि अफ्रीकन चीते यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे। रोक लगाने की वजह सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अफ्रीकन चीते हिंदुस्तान में कैसे सरवाइव करेंगे। खैर वो उनकी सोच थी। हालांकि बाद में इसे 2020 में कोर्ट ने वापस ले लिया इस फैसले को कि आप इसे प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी काफ़ी सारे जो जंगलात के जानकार लोग थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी कहा कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे अगर आप छोड़ेंगे तो उन्हें लेपर्ड्स जो हैं चीतों को मार देंगे। उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है, यहाँ का रहन सहन हवा पानी बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की काफ़ी एक क्या बोला जाए, बहस का एक मुद्दा बना, चर्चा हुई इस पे, बहस भी हुई। और कई लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान की विरासत का हिस्सा ही नहीं है अब, और यहाँ पे लाना ठीक नहीं होगा। इस तरह की तमाम बातें की गई। और इस बीच फिर 17 सितंबर 2022 को हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो पहली खेप आई उसे वाइल्ड में रिलीज़ किया, कैप्टिव में, मतलब कूनों में ला करके रिलीज़ किया गया। ये प्रोजेक्ट जो पूरा था इसमें NTCA, WII और मध्य प्रदेश के जो वन विभाग के लोग थे वो सब शामिल थे, प्लस जो अफ्रीका के एक्सपर्ट थे उनके कोलैबोरेशन के साथ एक पूरे प्रोजेक्ट को चलाया गया। और उसके मद्देनज़र, मतलब उनको देखते हुए, सारे एक्सपर्ट की एक्सपर्टाइज़ को यूज़ करते हुए 17 सितंबर को चीतों की एक खेप हिंदुस्तान आई और कूनों में उनको इनक्लोजर एक बहुत बड़ा बनाया गया, वहाँ पे उनको रखा गया। ठीक है। पहली खेप में जो चीते आए थे वो 8 चीते थे जो नामीबिया से आए थे, जिसमें 5 फीमेल थीं जी। फिर दूसरी खेप 2023 के फरवरी में आई जिसमें 12 चीते आए और ये साउथ अफ्रीका से आए थे जी। तो जो पहले खेप में चीते आए वो नामीबिया से आए जी, दूसरे खेप वाले जो आए वो अफ्रीका से आए। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये 2 सालों में करीब 20 चीते हिंदुस्तान में आए, भारत आए जी। अभी इनमें से 8 की मौत हो चुकी है, 20 में से। अलग अलग वजह थी जिन्हें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि संतोष की बात यह है कि चीते की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी 4 फरवरी को ही एक खुशखबरी आई वहाँ से, CM ने खुद, जो वहाँ के CM है, CM साहब ने ट्वीट किया था, एक्स पे तस्वीर भी शेयर की थी कि मादा चीता वीरा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। वाह। तो ये अच्छी खबर है कि मतलब वो ब्रीड कर रहे हैं, यानी उन्होंने उस एटमॉस्फेयर को, उस जंगल को अपना लिया है। वरना बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो तब तक ब्रीड नहीं करते जब तक वो सेफ, सिक्योर या उसके मुताबिक जो मादा है या चीता है उसके मुताबिक जगह ना हो तो ब्रीड करना को तैयार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक चैलेंज था जो मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखा कि उन्होंने ये किया। इसके बाद अगर हम बात करें, जो 4 फरवरी को खबर है कि 2 बच्चे और जन्मे, तो उनकी संख्या जो शावकों की बढ़ के 19 हो गई है, जिसमें से 14 जिंदा है। वाह, क्या बात है। 19 में से 14, बहुत अच्छा रेट है। इसके अलावा 12 फुल्ली ग्रोन वयस्क चीते भी हैं। तो अगर टोटल इनकी संख्या देखी जाए तो 26 हो गई है।
तो ये तो वाकई ऐसा हो गया जैसे हमने दोबारा उनको बसा दिया, एक बढ़िया कंजर्वेशन हुआ। पर सवाल मैं एक ये पूछना चाह रहा था कि कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई थी अफ्रीकन चीतों की वजह से जो हुआ था, और एशियन और अफ्रीकन में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा आप ये भी अगर बताएं लिसनर्स को और व्यूवर्स को। देखिए, एक समय था जब चीते जो थे बहुत अच्छी संख्या में एशिया और अफ्रीका दोनों जगह पे पाए जाते थे बहुत अच्छी संख्या में, मतलब ठीक है। कोई डर वगैरह नहीं, मतलब अच्छी वाले नंबर उनके थे। लेकिन मौजूदा समय में जितने भी जीवित चीते हैं प्लैनेट पे पूरे, वो मेजरली अफ्रीका में ही हैं। ओके। पूरे अफ्रीकन इलाके में अगर हम बात करें तो यहीं पे पाए जाते हैं। भारत में कई जगहों पर जो केव्स वगैरह आप देखते हैं, गुफा जो होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको केव पेंटिंग होती है जो, उसमें आप देखेंगे कि चीतों का चित्र बना हुआ है जी। उनके डिज़ाइन बने हुए हैं, पेंटिंग बनी हुई है, राइट। जो ये बताता है, उसके साक्ष्य हैं कि यहाँ पे चीते होते थे। जी। बल्कि ऐसा भी बताया जाता था कि अकबर अपनी ज़िंदगी में 9,000 चीतों को पाला था। 9,000? 9,000 क्या साहब, बात है। मतलब जहाँ आज हम 10-20 चीते ला रहे हैं, हम 22 चीतों पे बड़े खुश हो रहे हैं, तो इसका जिक्र है किताब में। क्या बात है। इसका एक सबूत है, एक वो थे रिटन डॉक्यूमेंट है। यस। तो 9,000 चीते सोचिए अकबर ने रखे थे अपने पास। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे चीतों को ना, तो बड़े अच्छे वीडियो उनके दिखते हैं। इसी हिंदुस्तान के बैलगाड़ी पे चीते बैठा के ले जा रहा है। क्या बात है। क्यों? कहाँ ले जा रहे हैं? हंटिंग कराने। अरे, ये आप यानी पाला हुआ है पेट। और अब उनको हंटिंग कराने ले जा रहे Yes. हैं, जैसे लोग अपने डॉग को वॉक पे ले जाते हैं कि भाई ये उसकी ज़रूरत है। अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से आप देखेंगे, जिसके एविडेंस है वीडियोस में, मैं कहूँगा जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो सर्च करेंगे, उनको दिखेगा कि बैलगाड़ी पे 4 आदमी बैठे हैं, 2 चीते भी बैठे हुए हैं। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ह्यूमन और चीतों के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, बल्कि वो बहुत जल्दी पालतू बन जाते हैं। राइट। वो टाइगर की तरह नहीं है, मतलब चीते पेट की तरह, जैसे बिल्लियाँ लोग घर में रख रहे हैं, आप उन वीडियो में देखो बिल्लियों की तरह रहते थे। और आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, चीते ऐसे। अच्छा, जब आप बैलगाड़ी वाली बात बता रहे थे तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि जब कूनो लाए जा रहे होंगे चीते नामीबिया से या किसी भी दूसरे देश से जब लाए जाए, तो लाए तो वो हवाई जहाज़ से ही जाते हैं। तो हवाई जहाज़ में क्या इंतज़ाम कैसे किए जाते हैं, एयर प्रेशर वगैरह, या उनको अंदर पिंजड़े में ही रखते हैं, या क्या ऐसा कैसे होता है वो? पहले तो देखिए, जब उनको वहाँ से शिफ्ट करना होता है तो उनको प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है, फिर उनकी सारी मॉनिटर किए जाते हैं चीज़ों को। एक वेटनरी डॉक्टर होता है जो ट्रैंक्लाइज करके उनको प्लेन के थ्रू रखा जाता है, और पूरे टाइम एक डॉक्टर अंदर होता है जो उनको मॉनिटर करते हुए, अगर ऑक्सीजन की कमी लग रही है, जो भी दवा की ज़रूरत पड़ती है, इलाज की ज़रूरत पड़ती है, वो उनको उस तरीके से लेकर के यहाँ तक आते हैं। खाना वाना भी उनकी डाइट उस हिसाब से कम खिलाना या थोड़ा वो करके लाना? हाँ, वो सारा प्रोसेस प्रॉपर प्रोटोकॉल जो होता है उसको फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट उसी कहानी पे आते हैं, उन जमाने में जब चीतों को पेट बना के, पालतू बना के रखते थे, तो हंटिंग पार्टीज हुआ करती थी। अच्छा। मतलब वो चीते उनके लिए हंट करते थे, ले गए जंगल में छोड़ दिया, ग्रासलैंड में पता वो ढेर सारे देखेंगे आप वीडियो में, ब्लैक बक्स जैसे काला हिरन जो हम जिसे कहते हैं, उसके पीछे भाग रहे और हंट करके वो ले आते थे, और फिर वो लोग बैठ करके उसका दावत उड़ाते थे। यानी उसका जो पालतू है तो वो हंट किया हुआ लाके अपना दे देगा अपने मालिक को। उन्हें हंटिंग लेपर्ड कहा जाता था। क्या बात है, इसके लिए भी लोग रखे हुए थे लोगों ने। कितना इंसान घटिया हो सकता है। मतलब एक आखिरी चीज जो 1947 में मारा गया, वो महाराज को कितना दुख हुआ होगा, किस बात का, या उन्हें लगा होगा कि ये तो और अच्छी बात है, आखिरी मैंने मारा, नहीं मेरा नाम लिया जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन दुख इस बात की कि अब कौन सा चीता मारेंगे, हम तो सब मार के ख़त्म कर दिए, ताबूत में कील मैंने लगाई। हाँ, और एक तरफ चीते को पकड़ के ला रहे हैं आप कि चल भाई पार्टी हम करेंगे, शिकार तू लाएगा हमारा। जब इंसान उसके साथ भी धोखा से गिरा हुआ प्रजाति, जो मैं कहता हूँ ना, ये बात परत खुलती चली जाएगी और आपको एहसास होगा, आप भी इस चीज़ को मानते ही होंगे। मैं तो पूरी तरीके से मानता हूँ, इंसान से गिरा हुआ प्रजाति पूरे धरती पे कोई दूसरा नहीं। बुरे से बुरे काम को उसने अच्छे से अच्छा लेबल दे दिया कि हम ये तो शिकार कर रहे हैं, पर कर वो कुछ और रहा है। फिर उसके बाद
अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि न सिर्फ भारत में, जी। पूरे एशिया से चीते ख़त्म हो गए। आप समझ सकते हैं किस लेवल का हंटिंग हुआ, किस लेवल का उनके साथ क्रूरता की गई कि सारे हमने मार के जैसे भी ख़त्म कर दिया। भारत में अगर आप कह रहे हैं कि हमारे महाराजा, तो सिर्फ वो भी अपनी सनक में, सनक, हम इंसान हैं, हमको धरती पर रहने का पहला अधिकार है। अरे चीते तो शिकार के लिए बना, क्योंकि शौक, ट्रॉफी, क्यों मार रहे हो? तो उस टाइम पर भी पोचिंग होती होगी, पर उसकी तो पोचिंग की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही क्या है? वो हंटर ही पोचर होते थे, मतलब हंटर ही सब कुछ मार देते। पोचर क्यों? पोचर क्या है? जब पहले आपको शौक लगता था, आप मारते थे, खाल टांग देते थे, हिरन मार दिया, गोश्त खा लिया, चिड़िया मार दिया, गोश्त खा लिया, टाइगर मारा, उसको ये कर दिया। और बेकसूर एक साथ, मैंने कितनी बार बताया, जब ये ब्रिटिशर्स होते थे तो हमारे देश में तब राजा महाराजा हुआ करते थे, वो खुद तो शिकार करते थे, उनको इनवाइट करते थे, कम एंड जॉइन अस। और वो एक साथ सैकड़ों हजारों बेजुबानों को मारते थे, हाका करके। मतलब 25-25 हाथियां लगते थे, लोग पैदल भी होते जिनके हाथ में गन्स होती थी, और धड़ 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 मार रहे हैं, बेवजह मार रहे हैं। तो इस लेवल का जो हुआ, उससे पूरे इंडिया नहीं, पूरे एशिया में चीता विलुप्त हो गए। 2022 से पहले सिर्फ ईरान में जो एशियाटिक चीता थे, उनकी संख्या 12 थी। अब सोचिए आप कि पूरे उसमें एशियाटिक जो चीते हैं सिर्फ 12 ईरान के पास थे, वो भी 2022 से पहले, अभी का मुझे भी नहीं पता। तो इन सब के पीछे जो गायब हुए चीते, खत्म हो गए चीते, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था इनका बेशुमार शिकार और बेवजह शिकार करना। क्या मिलता होगा, मैं सोचता हूँ। मैं कई बार मारने के बाद एक तड़पते हुए जानवर को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? नहीं, मैं कई बार सोचता हूँ कि चीता हो, लेपर्ड हो, या टाइगर हो, हाथी हो, या चिड़िया ही क्यों ना हो, एक बेजुबान को मार के, वो भी किस चीज़ से? गोली से। हाँ, कोई वीरता भी नहीं उसमें। अरे आप माउजर जिस तरफ करोगे गन तो वो उधर ही जाएगी, और वो मार रही है, वो आपकी कोई वीरता नहीं है। अगर मुझे अच्छा लगता कि कोई आदमी उतरता कि टाइगर को मैं अपने हाथों से मारूंगा, तो मैं उसको बुरा नहीं कहता। अगर मार भी देता टाइगर को, हालांकि मार नहीं सकता वो, तो मुझे अच्छा भी लगता कि उसने अपने ताकत को, अपनी हिम्मत को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए वो हाथी से भी लड़ गया। तो हाथी को अगर इंसान मार देता अपने हाथों से, तो मैं तो उसको आप कहते हैं कि भाई जो ताकतवर है वो कर रहा है, उसको रहने का अधिकार है तुमने। लेकिन इतनी हिम्मत तो है नहीं इंसानों की। हम पे अगर कुत्ता दौड़ाता तो हम कुत्ते से तेज दौड़ने लगते हैं। टाइगर को देख कर पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन आपके हाथ में बंदूक होती है, आप गोली मार देते बेजुबान को। और तो मैं बहुत परेशान होता हूँ कि ये करके उनको कौन सी खुशी मिलती होगी। अगर ताकत की बात करो तो ताकत तुमने कुछ नहीं लगा, एक ट्रिगर ही दबाना था, धाड़ गिर गया एक टाइगर। पता नहीं, मतलब आपको क्या लगता है? आप जब सोचते होंगे तो आपको इसमें क्या? मुझे भी ये लगता है कि इंसान अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, और उसको इससे बड़ा सुकून मिलता है कि मतलब मैंने एक जानवर को मार गिराया जिससे आप इतना खुखार और इतना ख़तरनाक मानते हैं, और उस पर पैर रख के फ़ोटो खिंचाना और अपने घर पे लगाना, उससे बेशर्मी मैंने नहीं देखी। झूठी शान वाली बात है ये। बेहयाई, बेशर्मी, घटियापने की हद उन फोटोज़ में दिखता है, जब बेजुबान को मार के उसके पैर पे, उसके लाश पे पैर रख के आप खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। यहाँ पे भी इंसान का हद देखिए कहाँ होती है। ऐसा नहीं कि चीते पहली बार भारत में लाए गए। जब हमारे यहाँ चीते खत्म हो गए तो हमारे महाराज तो व्याकुल, महाराजा अब किसे मारेंगे? तो वो चीते लाते थे। तो भी हमारे राजा महाराजा जो थे, हंटिंग के लिए वहाँ से लाया जाता था अफ्रीका से, कि हम इनको अपने जंगल में छोड़ फिर इनको मार देंगे। मतलब क्या बना है यार, हद। अब हम आते हैं कि एशियाटिक चीते और अफ्रीकी चीतों में फ़र्क क्या होता है। पूछा था। बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। जो एशियन साइज चीते जो होते हैं, साइज में थोड़े से अफ्रीकन से छोटे होते हैं, और पेल येलो रंग के ये होते हैं, थोड़ा पीलापन ज़्यादा होता है। अफ्रीकन जो होते हैं ब्राउन गोल्डन कलर में होते हैं, और थोड़े साइज में बड़े होते हैं एशियाटिक के मुकाबले। और ये तो सबको पता होगा कि चीता ज़मीन पे चलने या दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है बेशक इस दुनिया का। ये तो हमने स्कूल में सबसे पहले जीके में पढ़ा था। हाँ, इनकी जो फीमेल होती हैं, इनका जो
प्रेगनेंसी टाइम जिसको हम कहते हैं वो 92 से 95 दिन का होता है और ये 2 से 5 बच्चे तक एक बार में जन्म दे सकती हैं। तो ये भी इनका एक अच्छा वो रहता है कि लीटर्स जो होते हैं वो 5 तक जा सकते हैं। अच्छा, आपने जो शुरू में जिक्र किया था कि जिनमें 8 मौतें हुई थी, वो उनकी क्या वजह थी? सर्वाइवल जो बच्चों को होता है काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि 3 बच्चे दिए या 5 बच्चे दिए तो 5 सारे के 5 जिंदा रह गए। जिंदा रह जाएंगे। बहुत चांसेस उसके कम होते हैं, 50-50 मामला रहता है। और डिहाइड्रेशन, गर्मी, इसकी वजह से भी बच्चों की मौत हुई। और जो कुछ नए बच्चे जन्मे उनमें से जो हिंदुस्तान लाए गए, जो यहाँ पे बच्चे दिए चीता ने, फीमेल ने, कुछ बच्चे तो उनमें से भी मरे। तो यानी अगर वो यहाँ के उसको समझ गई थी, हवा पानी को एक्सेप्ट कर लिया था, तो बच्चे को सर्वाइव। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे जो होते हैं उनकी सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं बड़े कम होते हैं, बहुत मुश्किल से उभरते हैं। खैर अब आते हैं जो एडल्ट चीते होते हैं, तेजस, सूरज और शायद धात्री नाम था चीतों का जिनकी मौत हुई थी। ये एडल्ट थे। थोड़ी चर्चा का विषय है ये। असल में गर्मी, ह्यूमिड की वजह से इनको रेडियो कॉलर किया गया। और रेडियो कॉलर करने से क्या हुआ कि गले में जब ये रेडियो कॉलर लगता है तो थोड़ा ढीला भी होता है ना। जी। मतलब टाइट होता है लेकिन इतना नहीं। तो वो ह्यूमिड की वजह से, गर्मी की वजह से छिल गया, छिल जाता है। करेक्ट। और इस पे शायद मेरे ख्याल से ध्यान नहीं गया होगा बेशक यही हुआ है जंगलात वालों का, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और वो बढ़ गया, और इन्फेक्शन की वजह से इनकी मौत हो गई। इनमें से एक थे उदय। उनकी मौत तो हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हृदय गति रुकने से। हाँ, तो उनकी दिल टूट गया मुझे लगता है, लेकिन वो दुखदाई था। और शाशा किडनी फेलियर से उनकी मौत हुई थी। तो ये नेचुरल है। ये अफ्रीका में भी होते तो ये ज़रूरी नहीं था कि उनका हार्ट फेलियर नहीं हो सकता, किडनी फेलियर। वो तो जस्ट लाइक ह्यूमंस, हमारे में भी होता ना कि हार्ट फेल हो गया, किडनी फेलियर हो गया और वो नहीं रहे। और कुछ तो ये भी था कि ये एग्रेसिव होते हैं, मतलब ये कैट फैमिली टेरिटोरियल होती है, मैंने आपको बताया, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, चीते भी। और स्पेशली मादा को लेकर के, फीमेल को लेकर के उनमें झगड़े होते हैं, ये आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो कुछ अग्रेसिव लेके झगड़े हर जगह। हाँ, तो अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से भी कुछ चीते जो थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वो भी दुखद है। लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं कि जंगल जो है बड़ा ब्रूटल होता है। बिल्कुल। जैसा हम इंसान तो घटिया हैं और हम बहुत कुछ मैनेज करके चलते हैं, बट वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपनी चीज़ों से। वहाँ पे जो ताकतवर होता है वही सरवाइव करता है। उनके अपने नियम हैं जो वो तोड़ते नहीं, हम इंसानों की तरह गद्दार और क्या बोलते हैं उसको, वादा तोड़ने वालों को, वादा खिलाफी करने वाले। वादा खिलाफी वो नहीं करते। तो ये सारी वजह रही जो एडल्ट चीते जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो आप जब इसमें आपने कुछ बताया कि एक तरफ तो मादा ने बच्चे दिए और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कुछ चीतों की डेथ भी हुई, तो यानी कि अगर हम पेंडुलम को देखें तो वो दोनों तरफ है। तो फिर आप इसको अगर जज करेंगे तो कैसे देखेंगे? क्या ये आपके हिसाब से कामयाब रहा या नहीं रहा? आप देखिए, इसको बहुत सिंपल मैथ है ये। इसको ऐसे समझते हैं कि 20 चीते आए, आज 26 हैं। वाह। तो क्या कहेंगे आप इसको? मैं ये हर इंडिविजुअल पे छोड़ता हूँ कि 20 आए थे, 26 हैं। अब ये कामयाबी है या फेलियर है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मतलब ये आपकी समझ पे छोड़ता हूँ। मेरी समझ में आता है कि और 2 साल का वक्त गुजर चुका है इनको आए हुए। राइट। तो इतनी जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल या फेलियर बोल देना, लंबी दौड़ है एक। बिल्कुल। फेलियर या सक्सेसफुल बता देना बहुत जल्दबाजी होगी। और मौतें ज़रूर हुई हैं, लेकिन कोई भी जानवर, ख़ास तौर से मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक वो सेफ़ और सिक्योर फील नहीं करेंगे, राइट, तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमें यहाँ पे ब्रीडिंग भी देखने को मिल रही है कि वो प्रजनन
बच्चे दे रही हैं। इसका मतलब उन्होंने अपना लिया उस हैबिटेट। हाँ, नंबर बढ़ भी रहे हैं, 20 से 26 हो गए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जंगल को अपना लिया है, उस जंगल को अपना घर मान बैठे हैं और वहाँ पे फल फूल रहे हैं, खुश हैं। तो आप जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो कुछ जानवर यहाँ से लाए गए हैं, तो उनकी जो फूड हैबिट्स पर मैं बात करना चाहता हूँ कि वो कैसे उसको अपनाते हैं धीरे धीरे, कि हैबिटेट तो वो बना लेते हैं, पर वो खाने में किस तरह से होता है? क्या वो जब लाए गए हैं तो उनको खुराक कम दी जाती है या फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, या वो रेगुलर उतनी रहती है? देखिए, जब चीते यहाँ लाए जा रहे थे तो मैंने बताया कि प्रॉपर सर्वे हुआ जी। और एक जगह को आइडेंटिफाई किया गया कि कौनों परफेक्ट एक हैबिटेट है चीतों के लिए जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं। जी। अब आते हैं खाने पे। जी। तो वहाँ पे भी वो हंट करके ही खाते थे, यहाँ पे भी हंटिंग अब वो करने लगे हैं। पहले जब शुरू में लाए गए तो ऑफकोर्स उनको बेट दिया जाता था, मीट दिया जाता था, क्योंकि अभी उनको कुछ नहीं पता है। हंटिंग के स्किल्स भी अलग होंगे। बिल्कुल। अभी जैसे मैं आपको हिमालय पे ले आके छोड़ दूँ तो आप क्या करेंगे? रोऊंगा और क्या करूँगा। अरे यार, खाओगे भी तो कुछ तो आप ढूंढेंगे। तो मजबूरी में हर कुछ करता है आदमी, यहाँ मजबूरी ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो धीरे धीरे एक जो एटमॉस्फेयर था उसको कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वहाँ का जो प्रेवेस है ठीक ठाक देख के ही किया गया था। चीतल है, बाकी भी तमाम तरीके का जानवर हैं जिनको हंट करके अपना मस्ती से रह रहे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ, हर एपिसोड में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर एपिसोड में मैं बात करता हूँ कि हम इंसान इस चीज़ के क्यों वो बनना चाहते कि हमने ये कर दिया। राइट। अरे ये चीते हमारे लिए नए नहीं हैं, इसी हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान में थे, जिनको मार मार के हमने ख़त्म कर दिया। आज हम बाहर से लेके आ रहे हैं। ये तो भरपाई है। भरपाई हम कभी कर ही नहीं सकते यार, भरपाई हम कैसे कर देंगे? तो इन चीतों के लिए ये नई जगह नहीं है जिसको हम बहुत उससे देख रहे हैं। अच्छा, ये सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे थे, हमने मार के ख़त्म कर दिया, आज हम लेके आ रहे हैं तो वो यहाँ पे भी सर्वाइव। और जंगल का मैंने बताया कि जंगल बहुत क्रूर होता है और जंगल आपको हर पल जीने की जद्दोजहद से रूबरू कराता है। बेशक। हमारी आपकी तरह नहीं, नौकरी कर रहे हैं, 1 तारीख को तनख्वाह आ गई, आपने अपना राशन का मंगा लिया, 1 महीने का मसौदा, फीस जमा कर दी, EMI भर दी। इनका ये नहीं है, इनको रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी पीना है। तो इनकी ज़िंदगी बहुत टफ होती है, और जब आदमी टफ जिंदगी में होता है तो वो हर कुछ सीखना उसकी मजबूरी होती है। बेशक। आर्ट ऑफ सर्वाइवल, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट भी है, और उसके बगैर कोई और रास्ता भी नहीं, क्योंकि सबको इस बारे में सोचना है। और ये प्रोजेक्ट जो था, प्रोजेक्ट चीता जो था, अब इसको आपने कहा कि खुद आप फैसला करें कि ये कामयाब है या नहीं है, लेकिन फ्यूचर को आप इसके कैसे देखते हैं? कि अब आपको लगता है कि ये आने वाले वक्त में इसका प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है? ऑफ कोर्स ब्राइट है, लेकिन अभी का देखा जाए तो जितने चीते अब तक सरवाइव कर गए कूनों में, तो वो कूनों जो है अब भर चुका है। अगर टेरिटरी वाइज अगर आप देखें तो वो दिक्कत अब आने वाले वक्त में होगा। जंगलात वाले और जगह भी आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इनको बढ़ाना है तो इनको जगह चाहिए। बेशक। मतलब कोई भी जानवर, कोई भी जंगल आप चाहते हैं कि बचा रहे और बढ़े, तो आपको सिर्फ उसको स्पेस देना है, जगह देनी है। वो अपने आप सर्वाइव कर जाएंगे, जंगल अपने आप रिवाइव हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत जंगलात। फिर भी हम उसका ठिकरा अपने सर पे ही फोड़ते हैं कि हमने कर दिया या सरकार ने ये कर दिया, तो वो गलत है। जंगल बनाइए, उसमें आपने चीते छोड़ दिया, आप भूल जाइए। लेकिन चूंकि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं कूनों, तो कूनों का पूरा जो जगह है जिन्होंने जो आइडेंटिफाई हुआ था, अब वो भर गया है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक चीते थे, उनका नाम था पवन। पवन कहाँ के? मतलब लाए गए थे वो। अच्छा। तो हमने नाम दिया था पवन। ओके। वो बार बार जंगल से बाहर चले जाते थे। जितना तेज दौड़ता है ये खूब है, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उसको जंगल भरा भरा लगता था तो बाहर निकल जाते थे। एक बार तो उन्हें यूपी बॉर्डर से, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे। जैसा कि हम बात करते हैं कि टाइगर या कोई भी जानवर, लेपर्ड, चीता, हाथी, इवन सांप, चरिंद परिंद, उनके लिए सरहदें नहीं होती। कहीं भी लेकिन पवन साहब मस्ती में निकले मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, वहाँ देखा कि वो भाई इनको तो ले चलो, क्योंकि इस समय बड़े प्रीसियस है हमारे लिए, सिर्फ 22 हैं। तो उन्हें वापस लाया गया कि चलो पवन अपने घर में रहो। फिर अभी हाल में पता चला कि नाले में डूब के मर गए।
तो ये अफसोस की बात है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो जंगल जो कोन्हों का इलाका है जी। वो भर चुका है। अब दूसरी जगह अगर जंगल बढ़ाने की बात की जाए, वो ज़रूरी होगा कि हम एक और जगह आइडेंटिफाई करें। तो इसके मद्देनज़र अभी एक सर्वे किया जा रहा है, जो कि राजस्थान का मुकंदरा एक इलाका है, उसको लोग देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद वो जगह होगी जहाँ और चीते शिफ्ट किए जाएंगे, चाहे यहाँ से लाए जाएंगे या यहीं से शिफ्ट किए जाएंगे। वो जगह भी परफेक्ट एक जगह है जहाँ पे चीते सरवाइव कर सकते हैं। तो आपने कहा 20 लाए गए थे, 26 हो गए हैं, 6 है, तो मैं तो इसको कामयाबी ही मानूंगा। तो अगर हम हाँ, एक नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल इसमें मुझे जी। दिख रहा है कि बेशक सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है राइट, और तो हो भी अगर जाएगा। हम इसे कामयाब मान लें इस प्रोजेक्ट चीता को, तो अब इसके हिसाब से, अब इसी को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगली कौन सी ऐसी स्पेशी, कौन सा ऐसा जानवर होना चाहिए जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं विदेश से उनको लेकर आएँ और बसाने की कोशिश करें? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा जितना हो उसको बचा लो। अच्छा। हाँ, मतलब कहने की ये बात है कि आपका मान लीजिए 1 BHK का रूम है और ऑलरेडी 2 लोग आप रह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं 4 लोग और ले आऊँ, तो आपको कमरे बढ़ाने पड़ेंगे, घर बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब तो से यहाँ कम होता जा रहा है। बिल्कुल जंगल हम काटते चले जा रहे हैं। क्या बोलते हैं उसे? डिफॉरेस्टेशन। नहीं, वो जो कंक्रीट के जंगल हमें कंक्रीट ज़्यादा के पसंद जंगल, है, हाँ। तो हरे जंगल हम काटते चले जा रहे हैं। राइट। और हर बार देखिए खबरें आती हैं कि यहाँ पोच हो गया, यहाँ टाइगर मार दिया गया, वहाँ हाथी मार दिया गया, यहाँ पे चिड़िया मार दिया गया, यहाँ पे मतलब कुछ भी हो रहा है। तो जो है उसको बचा लो, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, लाना तो पड़ेगी हमें। बिल्कुल। मतलब ये चीते तो हमारे यहाँ थे ही। हम्म। 1947 में आखिरी मारे गए, 1952 में डिक्लेयर किया गया। राइट। ये चीते अब ख़त्म हो गए हमारे से, अब हमारे यहाँ लाए गए हैं। अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा कदम मैं कहूँगा सरकार का, स्पेशली PM नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने चीतों को लाया। उसमें बहुत लोगों ने कहा ये गलत है, यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे, बट इन सब चीज़ों से मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और चीते लेके आए। और ऐसा भी नहीं कि ला करके ज़ू में रखा, वाइल्ड में उनको छोड़ा गया। कि ज़ू के लिए तो ज़ू में तो हम देखने को मिलता ही है, चीते होते हैं, बट वाइल्ड में छोड़ करके एक मिशन एक को कामयाब बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जंगलात वालों ने बहुत मेहनत की है दिन रात, बल्कि इसके लिए चीता मित्र बनाए गए थे। एक चीते के पीछे एक डॉक्टर, एक गार्ड और गांव के लोग, मतलब 5 लोगों की टीम होती थी इस प्रोजेक्ट के लिए। आप सोचिए, क्या बात है। तो कंटिन्यूस पेट्रोलिंग, गांव वालों को अवेयर करना कि अगर आपको दिख जाए, बाहर भी आते हैं ना चीते अपने बाड़े से निकल के या जंगलात से अपने बफर जोन से निकले गांव में चले, तो आपको घबराना नहीं। कितना ज़्यादा प्लानिंग करके इनको बचाया गया है। बेशक। तो अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, इवन जंगलात वालों की भी, जंगलात वालों की तो मेन है, कि इन्हें पनपने दिया जाए। नए जंगल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुकंदरा को राजस्थान में जो है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे और जंगल आइडेंटिफाई कीजिए जिससे चीते ही न सिर्फ चीते बल्कि और भी जानवर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सारे जंगल रणथंभौर के हों, वो पैक्ड हो चुके हैं। राइट। हमें जंगल और बढ़ाने की ज़रूरत है, बेशक। तभी वो सरवाइव करेंगे। वरना टेरिटरी कम पड़ेगी, वो बाहर निकलेंगे, वहाँ आप और हम जैसे इंसान हैं जो बहुत ही घटिया है, वो हंट कर देगा, पोच कर देगा। हाँ, फिर अगर हम कम करते जाएंगे तो फिर और जो जानवर हैं वो भी फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर उनके लिए भी हमें एक लंबी कवायद करनी हर पड़ेगी। चीज़ तो कमती होती जा रही है ना। हाँ, बिल्कुल। हर चीज़ कम होती जा रही है। इसका एक जो हम बात नहीं करते जिन पे, बर्ड्स, जी, बर्ड्स पे जो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम के लिए। अब आप देखिए, ये फरवरी का महीना चल रहा है, राइट। ठंड जैसी चीज़ आपको लग रही है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स का टाइम होता है। जब ठंड आती है तो ठंड धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। बर्ड्स कंफ्यूज हैं, उनका पूरा जो रूट था वो ख़त्म हो गया है। तो आप कहोगे जी हमने कैसे ख़त्म कर दिया, वो तो हवा में चलते हैं। वेदर, फरवरी में आप टी-शर्ट में बैठे हुए हैं, कितनी अजीब बात है। हाँ अभी बुखार से उठा हूँ जबकि। लेकिन कहने मतलब ये है कि हमने इतना ज़्यादा सब कुछ तबाह कर दिया है
चाहे वो जंगल काट काट के हमने ख़त्म कर दिया, एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी हमने कर दी है। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, क्लाइमेट की तो हमने जो हाल किया उसको कुछ देखना ही नहीं चाह रहा। मतलब कूड़ों के पहाड़ अब हमें देखने को मिलेंगे। दिल्ली में जाइए ना, दिखते हैं ना पहाड़, जिन पे कौवे मंडरा रहे हाँ, तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पास कोई जंगल पहाड़ नहीं होगा, कूड़ों का जंगल होगा, जहाँ पे कूड़े फेंकूंगा मतलब बच्चों को, तो ये देखो हाँ, जंगल, मतलब जैसे ये देखो पहाड़। मतलब बहुत ज़्यादा उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म हो गया है। आप देखिए, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप घर पे कोई सामान मंगाते हैं किसी ऑनलाइन कंपनी से, तो उनकी पैकिंग में कितना ज़्यादा कागज़ और प्लास्टिक। कितना रहता है। छोटा सा एक लिप बाम मंगाया है और वो इतने बड़े पैकेट में आता है जिसके अंदर ये है और सामान है, मतलब उसको सेव कर रहे हैं हर चीज़ से, तो कितना वेस्टेज है सोचिए आप एक छोटी सी चीज़ के लिए। मतलब पैकिंग क्या, मैं बहुत चिड़न मचती है। मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं अभी आवर प्लैनेट देखता रहता हूं, मैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ी फिल्में। मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा, हम तो यहाँ बैठ कर देखते हैं ना कि हमारे पीछे आपने कहा कि अमेजन और इसके मतलब जो प्रोडक्ट ऑनलाइन पैकिंग, प्रोडक्ट हाँ, आते हैं, तो इतना सारा डब्बा, प्लास्टिक, कागज़, ये सब सारा रहता है इस्तेमाल करते उसमें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। मैं उन जगहों को वहाँ पे देखता हूँ जहाँ अनटच्ड है, जहाँ ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है। जी, मतलब आम आदमी, हम आप नहीं जाते, लेकिन वहाँ पे भी ह्यूमंस पहुँचे हुए, बड़ी बड़ी मशीन लेके, बड़े बड़े शिप लेकर के समंदर के बीच में टन, सैकड़ों टन, हज़ारों टन, लाखों टन मछलियाँ मार रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके मारने से पूरा जो एक सिस्टम है बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है। बड़ी बड़ी नावें, बड़ी बड़ी, जिस पे लाखों लीटर डीजल पेट्रोल लेकर के आप चल रहे हैं साहब, वो पलटता है ना, पूरे समंदर में फैलता है वो। बिल्कुल अक्सर खबरें आती हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जहाज उलट गया, इतने नीचे कितने जानवर जो नेट होते हैं मछली मारने में, वो उनके यूज़ में नहीं आता, वहीं फेंक देते हैं। और समुद्र का एक अपना इकोसिस्टम है, हर चीज़ का जिससे इकोसिस्टम है। आप एक मछली को मार रहे हैं या एक प्रजाति खत्म हो रही है, नीचे उसका क्या असर हो रहा है आपको नहीं पता। बिल्कुल, आप जाके देखो ना, आप कोई भी चीज़ वेस्ट है फेंक दो। इसीलिए आप मुंबई जाइए और जितने ये जुहू चौपाटी होते हैं ना, कभी घूमिए, नाले से बदतर हमने उसको करेक्ट, बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। काला गंध और कूड़े बिखरे रहते हैं। समंदर को देख के ना एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो बहुत शांत है जब आप समंदर को देखते हैं। फिर कभी हाई टाइड जब आता है ना, तो आपको आगाह कर रहा बता है देता है कि फिर वो। मुझे परेशान मत करो। सुनामी जब आती है ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि वो आपको बता रहा है कि तुमने हद कर दिया है। हर तुम्हारा किसी कूड़ा को तुम्ही को मुबारक। बीच रिजॉर्ट चाहिए, सी फेसिंग घर चाहिए। एक दिन उसी सी का लेवल इतना हाई होगा ना कि आपका लेवल ही खत्म कर देगा वो। और वो कब होगा, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ। तो घटियापना देख देख के दिमाग सड़ जाता है। सबसे मज़ेदार बात, मजाक मुझे जो लगता है वो ये कि जब कई देशों को लगे, या हमारे देश में भी या बाकी देशों में भी, या कई देश जब मिलते हैं जी, ये डिस्कस करने के लिए कि हमारा एनवायरनमेंट कितना पोल्यूटेड हो गया है, राइट। वो एसी में बैठ के बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात जब करते हैं एसी में, जो सबसे बड़ा जो गर्मी, जो पूरा ये मौसम बदल रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान एसी का है। ऐसी का है। वो एसी कमरे में बैठ के, और हमें प्लास्टिक को रोकना है, वहीं पे प्लास्टिक की बोतल में बैठ के पानी पी रहे होते हैं। तो मेरा मुनसफ है मेरा कातिल, क्या मेरे हक में फैसला देगा, ये यहाँ पे उन पे फिट बैठता है। बिल्कुल। और आप सोचिए कि आज हम लोग 2025 में बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक दौर आएगा मे बी 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब मुझे लगता है कि इस देश में और कोई मुद्दा ही नहीं होगा। लोगों के पास सिर्फ ये मुद्दा होगा कि कैसे बचना है, कैसे इस पोल्यूशन से बचें, कैसे अपना वो बचें। ये मुद्दा आ चुका है। हाँ, आ चुका है, लेकिन सोचिए अभी इसकी कहीं चर्चा नहीं है। लोग दूसरी राजनीतिक तू मैं करते रहते हैं, पर ये इस मुद्दे पे बात कहाँ होती है। ना पब्लिक इस पर वोट देती है। पॉलिटिशियंस इस पर तब बात करेंगे जब पब्लिक इस पर वोट देगी, पर पब्लिक इस पर अवेयर ही नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता उसे ना। उसको लगता है जैसे कि मेरा घर साफ हाँ, तो पूरी दुनिया साफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप अपने घर में इतना सारा कूड़ा निकालते हैं और बाहर डस्टबिन में तो फेंकना हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है, ऐਵੇਂ ही फेंक देते हैं। सड़क चलिए पे बहुत शरीफ होंगे तो डस्टबिन में डाल देंगे आप, बस उन्हें लगता ठीक है है, हो गया काम खत्म। हो गया। वो कहाँ जा रहा है? वो ऐसा नहीं कि भाप बन के उड़ जाएगा, वो आप ही के पास रहेगा। यहाँ पे
जो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आपने बात की कि सब घर से ज़्यादा ना अस्पताल होंगे। आज हम पानी खरीद के पी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल के बाद, 10-15 साल ज़्यादा बोलो, हम ऑक्सीजन खरीद रहे होंगे, सिलेंडर। चाइना वगैरह कई शहरों में लोग लगा के चलते हैं, हमें भी खरीदना पड़ेगा, वरना हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम घुट करके मर जाएंगे, क्योंकि हमारा हवा पानी वैसे ही गंदा हो चुका है। अभी आप देखिए ना, पिछले महीने AQI जो होता है लेवल हाई हो गया था जी। अस्पताल जाना शुरू हो गए थे हम। मास्क लगाओ, वो एयर प्यूरिफायर लगाओ। क्या ज़रूरत है इसकी? जंगल से बड़ा प्योरीफायर एयर प्यूरिफायर हो ही नहीं सकता। इधर आप एयर प्योरीफायर बेच रहे हैं, उधर जंगल काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हाईवे बनना है, इधर एक ये बनना है, एक मेट्रो जानी है। जब एक चीज़ फ्री में मिल रही है नेचुरल तरीके से, तो उसको ख़त्म क्यों कर रहे हो यार? आप जंगल छोड़ दो, पेड़ पौधे छोड़ दो, गंदगी ना करो। अरे मैं कह रहा हूँ सिर्फ छोड़ दो यार। आपको इन सब चीज़ की जरूरत है। बड़े बड़े टावर लग रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, ये ऑक्सीजन हमें देंगे। अब कितना देगा? उसका रेंज 100 मीटर है और लगाया उसको हाईवे पे, हमारे घर तक भी नहीं पहुंचेगा। और ज़रूरत क्या है? जंगल छोड़ दो, आप सांस ले रहे होगे। आने वाले वक्त में इतनी बीमारियां अलग अलग तरीके आ रही हैं, अलग अलग तरीके की वायरस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो जंगल हमें नहीं दे रहा है, हम इंसान बना रहे हैं। बिल्कुल। कि ई वाला वायरस बनाएंगे तो इतना एक बूंद से चाइना के वुहान में एक छोटा सा फटा रहा है सीसी मतलब कोई इलाका नहीं बचा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंसान कितना घटिया है, वो अपने आप को ख़त्म करने में कितने दिन से तुला हुआ। भगवान सुन क्यों नहीं रहे उसकी? वो लगा पड़ा कि हमें अपने आप को ख़त्म कर देना है, खुद को भी, इस इंसान प्रजाति को हमें ख़त्म करना है, जिसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर बम बना रहा है, वायरस बना रहा है, ऐसा कि मत पूछिए। लेकिन बेचारे को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। भगवान जिस दिन आशीर्वाद देंगे ये इंसान खत्म। और एक चीज़ याद रखिएगा, इंसान खत्म होंगे, ये जंगल, ये नदी, ये पहाड़ कभी खत्म नहीं होंगे, ये वापस आ जाते हैं। और वक्त पड़ने पे ये आपको उनको धक्का दे करके भगा देते। चल, जैसे आप देखते हैं ना, पूरा पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड हो रहा है। कुदरत का नियम है, ये नियम है, बैलेंस करना। आप उस पर आपत्त करोगे, वो अपना रिवेंज, मैं नहीं कहूँगा, कुदरत रिवेंज नहीं लेता है, वरना वो डे 1 आपसे रिवेंज ले लेंगे। बैलेंस करता है वो, और वो वक्त बहुत करीब है। आपको याद होगा जब 2 महीने के लिए DND बंद हुआ था, जब कोरोना के वक्त में, तो तीसरे महीने में DND पर बारहसिंघा और दूसरे जंगल के जानवर दिखने लगे थे, तस्वीरें आ रही थी। तो वो हिमालय पर्वत, हाँ, तो वो जंगल आने लगा ना आपके शहर में। हाँ, मैं वही हिमालय क्लियर, हाँ, गंगा का पानी साफ, हाँ, हिमालय, तो वो जंगल आपके शहर में दाखिल हो गया था। सिर्फ क्या था? इंसान घर में था, खुराफाती इंसान कम नहीं हुए। जो जिनकी मौतें हुई उनके लिए दुख है, फैक्ट्रियां बंद थी, इंसान सिर्फ घर में था, खुराफात नहीं कर रहा था, सब कुछ रिवाइव हो गया था कुछ महीनों में ही। सोचिए, जब ये इस पृथ्वी से इंसान खत्म हो जाएंगे, जो होंगे एक दिन, तो कितना जल्दी रिवाइवल होगा इन सारी चीज़ों का, नदी, पहाड़। बेशक, मैं भी तो उसका पार्ट रहूँगा, मैं भी तो मरूंगा ही। आई विश कि मैं रुकता इस चीज़ को विटनेस करता। शुभ बोलिए। शुभ क्या होता है? हर काम आप उल्टे कर रहे हो, बोलो शुभ। मतलब इंसान की एक और खूबी है, सब कुछ कह के बोलता है कि हमने ये नहीं किया है। ये तो हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। आप गलती किए जा रहे हैं। खैर, एनीवे, चलिए हम चीते वाले पे आते हैं। तो चीते प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, मैं कहूँगा, हमारे देश के लिए है। कि हमारे ही देश में जहाँ चीते हुआ करते थे, जिनको हमने ख़त्म कर दिया, हम उनको लेके आए और आज वो फल फूल रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि वो खूब अच्छे से फले फूलें और एक अलग उनका एक जो है कम्युनिटी बने, बिल्कुल, बड़ा, कि हर जगह हम जाएं जंगल में चीता भी देखने को मिले। इससे खूबसूरत इसी शुभकामना के साथ हम लोग अब अपने अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसने चिट्ठियाँ भेजी हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। चिट्ठी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पता है वो है radio@aajtak.com। इस पर आप भी चिट्ठी भेज सकते हैं, मैं अंत में भी बताऊंगा। तो पहली चिट्ठी जो आज आई है वो है अजहर अली ख़ान साहब की। ये लिखते हैं, सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं अजहर बेग, उत्तर प्रदेश, ज़िला गोंडा का निवासी हूँ और बहुत ही खुशी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने मित्रगण थे उनको मैंने शेर खान पॉडकास्ट का चस्का लगा दिया। थैंक यू सो मच सर। वो
अब वो सब जानवर के साथ साथ जानवर प्रेमी बन गए। बहुत खूब। जमशेद भाई का सवाल पूछना, खांचा का उस सवाल को जवाब को तफसील से बताना, क्या ही गज़ब लाजवाब उम्दा जानकारी मिलती है और सुनते सुनते उसको फील करने लगते हैं। सब आंखों के सामने हो रहा होता है। एपिसोड को सुनकर एक खुशमिजाजी सी बनी रहती है और हमें ये बताती है कि हम क्या हैं, हम कैसे रहना है हम इस धरती पर। और हमारे दोस्तों को शैतान से जानवर प्रेमी बनाने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। हमने आपको रेडियो पर सुना है और फील करा है। खांचा कभी कतरनिया घाट आइए तो मुलाकात करें, या कोई किस्सा हो कतरनिया घाट का तो साझा करें। आप सबका बहुत आभारी रहूँगा, दुआ करूँगा ऐसे ही कारवां चलता रहे और हमें ज़िंदगी में नसीहतें मिलती रहें। अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इंसान को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि हमारी जो सोच है, आपकी हमारी हम सब की जो सोच है वो लोग तक पहुँचे, लोग थोड़ा सोचे जंगल के बारे में। इतना जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। रवि सिंह साहब लिखते हैं, खांचा और सिद्दीकी सर को मेरा प्रणाम। मैं रवि शंकर सिंह, आप दोनों सदा सलामत रहो। मेरी नसों में जंगल का RBC WBC बस आपके शो से ही बढ़ता है। शेर खान की वजह से आज हम लोगों जंगल की गतिविधियों और न्यूज़ के बारे में अपडेट ले पाते हैं। सोशली इनका ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिल पाती है। तो आजकल हमारी मीडिया सिर्फ फेक न्यूज़ और TRP के लिए ही काम करती है। आप दोनों की वजह से जितना भी जंगल प्रेमी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। आपके WhatsApp ग्रुप के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग हमेशा सलामत रहें और हमारे जंगल जिंदाबाद रहें। थैंक यू, लव यू आप दोनों को। रवि भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल जिंदाबाद। और ये RBC लिख रहा हूँ, रेड ब्लड काउंट इन्होंने लिखा होगा। बिल्कुल बढ़ता है यार। मैं जंगल जाता हूँ, अभी भी मैं जमशेद भाई से बोल रहा था मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, तो इनका सवाल था कहाँ, मैंने कहा और कहाँ, जंगल और पहाड़ और कहाँ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। आप देखते सुनते रहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसलिए नहीं कि नंबर हमारे बढ़े, इसलिए कि लोग अवेयर हो। थैंक यू सो मच सर। मौलिक पटेल जी ने एक ऑडियो चिट्ठी भेजी है। अरे वाह यार। हेलो, दिस इज फॉर जंगल जिंदाबाद खांचा. I'm Maulik Patel from Gujarat. My native is in Junagadh, near to Lion National Park. एक थोड़ा ये भी रहता है कि खांचा को कंपेयर टू बब्बर शेर ज़्यादा पसंद है. लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी गिर गए हैं, आपने भी देखा है, भले ही आपको उतना बांधवगढ़ उसके जैसा नेचुरल हैबिटेट नहीं दिखता है, बट स्टिल आप थोड़ा कंसीडर कीजिए कि पूरे एशिया में सिर्फ यहीं पे लायंस बचे हैं. और आपने बहुत सी बार डिस्कस किया है कि पोचिंग और वो सब चीज़ बाकी टाइगर नेशनल पार्क सफारी में होता है, बट आप थोड़ा अप्रिसिएशन भी रखिए कि यहाँ पे लायंस एंड ह्यूमन अच्छी तरह से साथ साथ चल रहे हैं और कभी पोचिंग का ऐसा केस आपने नहीं देखा होगा. सो एंड आपका बात सही है कि एक ही जगह पे 300-400 लायंस है, थोड़ा खतरा रहता है. डिस्टेंट बीच में जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस आया था, बट स्टिल गुजरात गवर्नमेंट इज एक्सपांडिंग अनदर बर्डा सेंचुरी उसके नज़दीक बन रही है, कोडीनार. तो वी आर ऑल्सो एक्सपांडिंग. यस, लेकिन ये भी होना चाहिए कि भाई हम क्यों ये कर रहे हैं, थोड़ा ये रखते हैं कि गुजरात के बाहर नहीं जाने चाहिए. तो हिस्ट्री है उसके पीछे की, बाहर सरवाइव नहीं हो सकता. हिस्ट्री अब पकड़ लीजिए, जो मैन और लायन का रिश्ता यहाँ पे बना है वो बाकी जगह डिफिकल्ट है बनना. बाकी बहुत अच्छा आपका ये रेगुलरली हम सुनते हैं. कैरी ऑन सर. मौलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वॉइस नोट भेजा. और मैं आपको बता दूंगा, आप एपिसोड देख लीजिएगा. मैंने तारीफ़ की थी कि वहाँ पे मालधारी जो एक ट्राइब है, क्या मिल के वो लायंस के साथ रहते हैं गिर में. और वहाँ कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा नहीं है. अक्सर मैं देखता हूँ रहायशी इलाके में लायंस आ जाते हैं और आराम से निकल जाते हैं. और जो जहाँ तक बात इसकी आपने की कि इनको कहीं और ले जाना डिफ़िकल्ट होगा, मैं आपको बता दूं कि कून्हों में जब ये सर्वे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये जगह लायंस के लिए भी प्रपोज की गई थी
कि अगर लायंस लाया जाता तो कोन्हो वाला इलाका जो है वो उनके लिए सुटेबल होगा। तो देखिए चीते आ गए हैं, ये इसको लेकर भी जैसा आपने कहा कि लायंस के लिए मुश्किल होगा, लोग चीते के लिए भी कह रहे थे कि मुश्किल होगा, लेकिन कुदरत है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत वाली बात तो, लेकिन वर्दा वाली बात भी हमने की थी जी, कि और भी मतलब डूम्स लायन ना रहें वो, ना रहें। उसके लिए कुछ कोशिश वो होनी सारा चाहिए। कुछ हमने मेंशन किया सर। बट Right. एनीवे थैंक यू सो मच, और मैं गिर अगर आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा, अभी बात करूँगा। आपकी इस चिट्ठी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी लोग जो सुन रहे हैं, देखिए ऑडियो चिट्ठी से कितना अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हम रूबरू, जैसे हम मौलिक पटेल साहब की आवाज़ सुनी, तो आप लोग भी कोशिश करें कि ऑडियो चिट्ठी भेजें ताकि हम आपकी आवाज़ बहुत को प्ले कर सकें। बहुत बढ़िया। तो मज़ा आएगा सुनने में, हम बिल्कुल। आवाज़ें भी पहचानेंगे। अगली चिट्ठी रोहन रेडकर साहब की है। लिखते हैं, हेलो खांचा, मैंने हाल ही में रणथंभौर का दौरा किया और एरोहेड बाघिन को उसके शावकों के साथ देखा। हमने अद्भुत नज़ारा देखा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि ट्यूमर के बावजूद वो अपने शावकों का पालन पोषण कैसे कर रही है? वो अपने शावकों को खिलाने के लिए हिरण का शिकार कैसे कर रही है? और सर इस बाघिन के साथ आपका क्या अनुभव रहा? देखिए रोहन भाई, माँ से बड़ी कोई ताकत दुनिया में नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, तो वो जो भी कर रही हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कर रही हैं, चाहे जितना भी दर्द झेलें। और रणथंभौर बिल्कुल बहुत अच्छा जंगल है, और आपको वहाँ पे टाइगर देखने को मिले, मुझे खुशी हुई। और आप और भी जंगल जाइए और भी जानकारियाँ जुटाइए, इस पे भी हम कभी बात करें। हालांकि पिछले एपिसोड में हमने इस पर बात की थी। राइट। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष हर्षवर्धन साहब की ये चिट्ठी है। कहते हैं कि जानता हूँ कि आप यहाँ शेर खान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा तो वही आपको लव यू खांचा। लव यू टू यार। मैं झारखंड के बोकारो एक जंगल के पास बने घर से जब अपनी पढ़ाई के सफ़र मैंने शुरू किया तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए खड़गपुर पहुंचा। वो जगह भी बहुत हरी भरी और फैली हुई थी। फिर कमाने गए कंक्रीट के जंगल मुंबई में। यहाँ आके मुझे जो हुआ वो शायद ट्रांसलोकेशन शॉक रहा होगा। घर के पास नदी, जंगल, पहाड़ सभी थे। जब मन किया घूम लिया। यहाँ अपनी माचिस की डिब्बी सी पिंजड़े में हम बंद हैं। यहाँ वही नदी, जंगल, पहाड़ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए वहाँ जाने का मन नहीं करता। खुशी की कुछ बात नहीं सोच पा रहा, बस यही कहना है कि ये शेर भी रेडियो टैग लगा के पेट पालने के लिए कंक्रीट जंगल में निकल रहा है। अपने इस अनुभव से बस यही विनती करूँगा सबको कि सभी जीव, चाहे इंसान हो या शेर, उसे भगवान ट्रांसलोकेशन शौक से कभी पाला ना पड़ने दें। आशीष हर्षवर्धन। आशीष भाई बहुत अच्छी बात लिखी, और शौक वाली बात इन्होंने, हमने पिछली बार बोला था ना, आपने सवाल भी किया था। राइट। तो आपने वहाँ से ले यार, ये हम सब के लिए बहुत दुखदाई है कि हम अपने पेट को पालने के लिए अपने खूबसूरत से गांव, जंगल, पहाड़ को छोड़ के पड़ता है। कंक्रीट के जंगल में आते हैं जहाँ पे ढेर सारे जानवर रहते हैं। क्या मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ सर, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा खत लिखा, आगे भी लिखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो रोटी के लिए माँ का आंचल छोड़ना पड़ता है, घर की रोटी छोड़नी पड़ती है। बचपन में सुनते ये बात थे। जब भी कोई करता है ना, मैं अपने पे ले लेता हूँ। मैंने भी वही किया जो यूनिवर्सल इमोशन है ये। यस, बट क्या कर सकते हैं। विक्रांत साहब की चिट्ठी पढ़ते हैं। कहते हैं, नमस्ते शेर खान, सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि मेरे लिए जंगल की जादुई खिड़की है। अरे, thank you जैसे so ही much. एपिसोड शुरू होता है मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और एक नए सफ़र पर निकल पड़ता हूँ। खानचा, आपने एक बार जंगल के उस हाथी का किस्सा सुनाया था जिसे बहुत यातना के साथ ट्रेन किया जाता है। ये सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी, लेकिन फिर ये भी जाना कि हाथी और महावत के बीच की दोस्ती बहुत गहरी होती है। ऐसे रिश्ते तो बस हम फिल्मों में देखते हैं, ये जानवर और इंसान के बीच के रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं वाकई। ये कहानियाँ हमें बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और जमशेद भाई का भी शुक्रिया कि उनके सवालों की वजह से हमें वो जानकारी मिल पाती है जो खानचा की यादों में कैद है। आप दोनों ने हमें जंगल और वहाँ के बाशिंदों से जुड़ने का जो मौका दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है हम हर हफ्ते इसी तरह जंगल में खोते रहेंगे। विक्रांत भदेसिया, रायगढ़। विक्रांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो वो बात कही कि हाथी की ट्रेनिंग वाली बात, वाकई में जब मैंने भी देखा था तो मुझे लगा था यार ये इंसान कितना गिरा हुआ है, क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन जहाँ तक महावत वाली आपने बात की, वाकई में वो बहुत दिल को छू लेता है कि इतना गहरा रिश्ता जिंदगी भर का, जब तक हाथी जिंदा रहेगा या महावत, वो एक साथ ही रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस चिट्ठी लिखने के लिए, और आगे भी इसको
लोगों तक पहुंचाते रहिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। और चिट्ठी लिखते रहिएगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुणे से रागिनी सोमवंशी ने बड़ी मज़ेदार चिट्ठी लिखी, कह रही हैं खांचा और जमशेद भाई जंगल जिंदाबाद। शेर खान सुनते सुनते एक बार सच में मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। एक रात मैं सोने से पहले आपका एपिसोड सुन रही थी, वो वाला जिसमें आपने जंगल में एक तेंदुए की कहानी सुनाई थी। माहौल इतना रोमांचक और डरावना था कि मेरी आंखों के सामने पूरा दृश्य घूमने लगा। एक आदमी पेड़ के पीछे छुपा था, तेंदुआ दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी अचानक मेरी खिड़की के बाहर कुछ सरसराया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर झांका तो बस एक बिल्ली थी। लेकिन तब तक मेरा हाल बेहाल हो चुका था। खानचा, आपकी कहानियाँ इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि ऐसा लगता है सब कुछ आंखों के सामने घट रहा हो। और जमशेद भाई, जब आपके सस्पेंस वाले मोड़ पे पूछते हैं फिर क्या हुआ, तो हमें लगता है कि हम भी जंगल के उस खौफनाक माहौल में खड़े हैं। शेर खान से सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलती बल्कि वो रोमांच भी मिलता है जो हम असल जंगल में जाने का एहसास कराता है। आप दोनों हमें इसी तरह जंगल के रोमांचक सफ़र पर ले जाते रहिए। आपका डर के साथ रोमांच महसूस करने वाली फ़ैन, रागिनी सोमवंशी, पुणे। रागिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कमाल का आपने बताया कि चलिए मैं कहूँगा लेपर्ड ना सही, बिल्ली तो आपको दिखी। बड़ी किस्मत है आपकी अच्छी कि आपको देखने को मिला। और इस प्यारी सी चिट्ठी के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और वही गुजारिश मैं करूँगा कि आप अपने जानने वालों में हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। राइट। एक आदमी अगर एक आदमी को एजुकेट कर सके, उसको अवेयर कर सकते, जंगल की तरफ खींच सके, तो हमारा मिशन पूरा होता है। आप भी शेर खां हैं, मतलब आप भी हमारे शेर खां टीम के मेंबर हैं। और सुनते रहिए, देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आज की ये आखिरी चिट्ठी फ़िलहाल, क्योंकि वक्त कम है, हम कमेंट्स पढ़ेंगे इसके बाद। लिखी है प्रतीक कुमार साहब ने उज्जैन से। कहते हैं, अरे खानचा और जमशेद भाई। अरे इस्तेमाल शुरू किया इन्होंने, जैसे एकदम अरे यार, अरे अरे खानचा और जमशेद भाई, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको और पूरी टीम को धन्यवाद। शेर खान एक ऐसा पॉडकास्ट है जो सुनते ही दिन बन जाता है। खानचा, आपकी कहानियाँ और अनुभव हमें जंगल के करीब ले जाता है और मेरा दिल करता है कि यह एपिसोड मैं लगातार सुनता रहूं। शेर खान सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे अपने दो दोस्तों के साथ जंगल के किसी कैंप फायर में बैठे हैं और असली किस्से सुन रहे हैं। इसी तरह हमें जंगल की दुनिया से जोड़ते रहिए। आपको हमेशा सुनने वाला फ़ैन, प्रतीक कुमार, उज्जैन से। अरे यार प्रतीक क्या लिखते हो गुरु, मज़ा आ गया आपका ये खत पढ़ के, सुन करके। और यार हर लोग लिखते हैं कि ऐसा लगता है जंगल में बैठ के सुन रहे हैं। मैं कहूँगा जंगल भी जाओ, जाते रहा करो आप लोग। जंगल में जा कर के जंगल को सुनना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जंगल जब हर जंगल कुछ कहता है, बिल्कुल, वो तो है ही है। आप सुनने का वो रखो, पेशेंस। आप बैठो जंगल में, आपको लगे पेड़ आपसे बात कर रहा है, ये नदी मुझसे बात करना चाहती है, और जब आप सुनोगे तो वो बात करना शुरू कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आज के लिए इतनी चिट्ठियाँ थीं, और अगर आप भी चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो हमें भेजिए radio@aajtak.com पर, और ऑडियो चिट्ठियाँ भी आप इस पर भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ यूट्यूब पर, जो हमारा पिछले हफ्ते हमने छोटा भीम पर जो बातचीत की थी उस पर जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनको सुनते हैं। जतिन चौधरी साहब कह रहे हैं, खानचा, शेर खान का एक पॉडकास्ट देखने का घमंड है मुझे। जंगल से। क्या बात है यार, घमंड नहीं करने का, प्यार करने का। थैंक यू सो मच। सुनील भाई अपने न्यू जर्सी वाले अमेरिका से लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, बहुत ही मार्मिक और दर्द भरी कहानी सुनाई आपने। जय भीम। सुनील भाई यार, आप जब सुनते हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जर्सी भी भेजी थी हमें। अभी गर्मी आएगी तो पहनेंगे, ठंडा है तो अभी आज वैसे ही उतार दिया है। बस बहुत शुक्रिया यार, आप हमेशा सुनते रहते हैं हमारे एपिसोड को, रेगुलर आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। रेगुलर हैं आप, बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सुनील भाई। विनय कुमार कह रहे हैं, आप दोनों को चरण स्पर्श, आपकी कहानियों के चलते मेरा प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ा है। इंसान पृथ्वी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक संतान है। क्या बात है, बड़ी बहुत बढ़िया बात। और यार ये आपने जो लिखा ना कि आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, बस हमारा पैसा वसूल हो गया। और चरण स्पर्श नहीं, आपको दिल से लव यू है। दिग्विजय साहब कह रहे हैं, शेर खान के एपिसोड्स की मैं हमेशा राह देखता हूँ। शेर खान की वजह से जंगल और उनके जानवरों का महत्व हमें नए तरीके से पता चल रहा है। जंगल रहेगा तो ही इंसान बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका। एक साहब हर्ष त्रिवेदी हैं,
वो लिख रहे हैं कि सर छोटा भीम को देखने का सपना सपना ही रह गया, उनकी शहादत से बहुत दुख पहुंचा। मेरे को लगता है कि इंसान वो ख़तरनाक जानवर है जो कभी नहीं सुधरना चाहता। इंसान सोचता है कि पृथ्वी हमसे है, नेचर हमसे है, हम नेचर से नहीं है। और जब जब इंसान और जानवर की लड़ाई होती है तो हमेशा जानवर को ही नुकसान होता है। ये बात मुझे बहुत दुखी करती है। हर्ष त्रिवेदी हैं शहडोल से। हर्ष भाई, बिल्कुल सही लिखा आपने। जो हम सब कहते ही रहते हैं कि सबसे गिरा हुआ प्रजाति इंसान है, उसको लगता है पहला हक उसी का है। और छोटा भीम छोटे भीम साहब नहीं रहे, लेकिन आप जंगल जाइए और भी जो जानवर क्रिएचर्स हैं उनको देखिए। थैंक यू सो मच सर आपके चिट्ठी के लिए। कुलदीप सिंह साहब हैं जिन्होंने बहुत सारे दिल बनाए हैं। लव यू शेर खान, Love you उर्फ खानचा, उर्फ आसिफ खान, जमशेद भाई, ये ब्रॉडकास्ट हफ्ते में 2 बार किया करो। लव यू। यार समय बहुत कम होता है हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। एक 3 ताल है, शेर खां है, उसमें हम लोग बिजी रहते हैं, बट कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। कभी ऐसा हो पाया तो। यस, थैंक यू सो मच। ऑसम गाय हैं जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लिखते हैं थैंक यू फॉर टेकिंग माई कॉमेंट इन द प्रोग्राम। हमारी साइड ज़्यादा तो स्नो लेपर्ड होता है, साथ सियार और वुल्फ भी होता है, लेकिन पोचिंग वगैरह हमारी साइड इतनी नहीं होती और वाइल्ड लाइफ अच्छा काम कर रही है। बाकी आपको सुनकर मज़ा आता है। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। जैसे आपने मेरा बचपन पूछा। आई एम अ CA फाइनलिस्ट एंड सर्विंग इन एन ऑडिट फर्म। दुआओं में याद रखिएगा। लव फ्रॉम PK। उम्मीद है कि कभी हमारी साइड और एक खांचा यहाँ भी हमारे साइड की भी बातचीत हो जाए। जंगल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। आपने अपना नाम नहीं बताया है, बट आपने अच्छा लिखा और लव यू टू। और इस पे भी हम जल्दी बात, स्नो लेपर्ड पे भी हम बात करेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच। दिनेश कुमार जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लिखते हैं thoroughly enjoyed today's episode, very good, sad for छोटा भीम and his 2 offsprings। सलाम कबूल हो पुजारी साहब। Always enjoy your narration, the jungle comes alive, looking forward to next episode। दिनेश कुमार शर्मा, कनाडा। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखता हूँ कि सबसे पहले कमेंट दिनेश जी का ही आता है और मैं उम्मीद करूँगा पहला कमेंट आप ही का आता रहे। और बहुत शुक्रिया आपको इस शो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओडिशा से एक चिट्ठी कमेंट किया है, रिसर्च पर्सन है, इन्होंने लिखा है कि सलाम अलैकुम जमशेद जी नासिर भाई, अस्सलाम फ्रॉम ओडिशा। आप लोगों के वीडियो का इंतज़ार रहता है हमेशा, स्पेशली जंगल जिंदाबाद। आप लोग हमेशा हेल्दी रहो, खुश रहो। लॉर्ड जीसस ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। थैंक यू सो मच यार, इतनी दूर से आप हमें देख रहे हैं। और पिछली जो एपिसोड हमने पिछले से पिछले वाला किया था वो हमने उड़ीसा तक बात लेके गई थी, वो जो बिल्कुल हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जंगल जिंदाबाद। भोले यादव कह रहे हैं छोटा भीम के बारे में आपसे सुना तो बहुत दुख हुआ और अपने फेवरेट कलुआ की कहानी कब सुना रहे हैं? आज सुनेंगे हम। आप अपने बारे में बता दें कि हम जंगल के बीच में रहते हैं। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा मैदान है जो कि जंगल जैसा है। उसमें कुछ नहीं है जानवरों के नाम पर, सिर्फ नील गाय हैं। हम बुंदेलखंड के छतरपुर से हैं। क्या बात है। देखिए कलुआ को लेकर के मैं एक हमारा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर बहुत सारे लोग, मुझे बताया जाता है, हमारे जो प्रोड्यूसर है केशव, वो बोलते हैं कि सर कलुआ के बारे में हर आदमी अलग अलग टॉपिक देता है। करते रहेंगे धीरे धीरे, अभी बहुत क्या जल्दी है, लंबा रास्ता है अभी तो। बिल्कुल। नाम नहीं है इसमें। सिलीगुड़ी से इन्होंने लिखा है कि हेलो जमशेद जी, आसिफ जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। यहाँ के जंगल फेमस है राइनोज के लिए। आई वॉच योर एपिसोड एंड आई लव इट। जंगल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लकी गिल कह रहे हैं वाओ क्या एपिसोड था। थैंक यू। जुहैब अहमद कह रहे हैं मेरा फेवरेट टाइगर था छोटा भीम। सही कहते हैं शेर खान सर, इंसान से गिरा हुआ जानवर कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आदर्शवादी साहब कह रहे हैं खानजा जमशेद भाई को मेरा प्रणाम। मैं खानचा का रिमहा भतीजा, रीवा मध्य प्रदेश से। खानचा, मैंने पिछली चिट्ठी में ये अनुरोध किया था कि आप रीवा के गौरव माने जाने वाले सफ़ेद बाघ मोहन की कहानी सुनाएं, लेकिन आपने मेरी विनती को वैसे ही ठुकराया जैसे धूम्र दंडिका के समाप्त होने के बाद आप उसके बट को करते हैं। अरे नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। मैंने कहा बहुत सारे सब्जेक्ट लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उन पर बात करें। मैंने आपको शायद इन्होंने मुझे वो भी किया था DM, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मैंने इनको बताया था कि बात करेंगे। और दुनिया के जितने भी वाइट टाइगर हैं वो मोहन के ही सिलसिले से हैं जी, तो जल्दी बात करेंगे। अब एक बार फिर से विनती कर रहे हैं गुरु की, जल्दी से जल्दी कहानी सुनाइए, नहीं तो कसम IIT वाले वायरल बाबा की, किसी दिन दफ्तर में आके कहानी सुनेंगे। अरे आ जाओ यार, कभी भी आ जाओ। अंत में जमशेद भाई को प्यारा सा गुलाबी दिल और खानचा के लिए गीली वाली पुच्ची। थैंक यू सो मच। ठीक है।
प्रिया कह रही हैं बहुत बढ़िया थी पर सैड स्टोरी थी। थैंक यू प्रिया। आई एम वायरल बोल रहे हैं जंगल जिंदाबाद प्रेजेंट सर। अमेजिंग वीडियो येट अगेन। फॉरेस्ट गार्ड सैलरी दैट यू आर रेफरिंग टू इज मंथली और डेली, ये बता दीजिए। ये मंथली है सर। और बहुत सारी कमेंट्स है, सबको शामिल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं। हाँ। और वक्त की कमी होती है इसलिए, लेकिन आने वाले वक्त में जमशेद भाई हमें करना चाहिए कि लगभग जो वॉइस नोट आप भेजते हैं ना वो बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता दूं। वो लेना हमारे लिए इजी भी है और उसे सुन के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम भी तो आपको सुने। अपने वॉइस नोट्स भेजिए 9953332303 पर। इस पर आप भेज दीजिए वॉइस नोट्स, हम डायरेक्टली उनको प्ले करेंगे। आपके सवाल आपकी आवाज़ में शामिल किए जाएंगे। एक आखिरी कमेंट है जो हम पढ़ लेते हैं। अभिजीत सिन्हा वाइल्ड लाइफर हैं, ये लखनऊ से, और अक्सर कमेंट करते हैं। उन्होंने लिखा कि जंगल जिंदाबाद, आसिफ भाई जमशेद भाई को सलाम। आज का सब्जेक्ट में फॉरेस्ट में ड्यूटी करने वालों की ही हालात आपने हाईलाइट किए, वो वाकई बहुत ख़राब हैं। कुछ दिन पहले मैं रहमान खेड़ा गया था और जो हालत फॉरेस्ट ड्यूटी वाले लोग की है वो अपनी ड्यूटी से जस्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक मचान देखा जो करीब 25 मीटर ऊंचा था। पता नहीं फॉरेस्ट वालों को क्या डर है टाइगर से, जो इतने ऊंचे पर बैठे रहते हैं। गांव वालों ने मुझे ऐसी बातें बताई कि मुझे शर्म आती है उनकी वर्किंग देखकर, वो भी टाइगर रेस्क्यू को लेकर। अभिजीत सिन्हा वाइल्ड लाइफर हैं लखनऊ से। अभिजीत भाई देखिए, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। इतना लंबा मचान बनाने की एक वजह है कि रहमान खेड़ा में वो टाइगर की एक्टिविटीज़ थी, उसको जितने ऊपर से देखेंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये एक वजह मुझे समझ में आती है, इसलिए बनाया होगा। बाकी जंगलात के लोग ऐसा नहीं कि टाइगर से डरते हैं, वो तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। हाँ, जहाँ तक बाकी उनकी सुख सुविधाओं की बात है वो बहुत कम होती है, बहुत टफ लाइफ होती है जंगलात वालों की, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप तो हमारे रेगुलर देखने और सुनने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत भाई। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों के नाम ले लेते हैं जिन्होंने कमेंट किया। विजय भयंकर साहब हैं, आदि यादव साहब हैं, थैंक यू। प्रजापति साहब हैं, दिनेश कुमार, कुलदीप सिंह, देव प्रसाद समल, थैंक यू सबका, मनिंदर सिंह, सरफान खान, एक्सप्लोर वाइल्डनेस दिनेश कुमार, आप सब, कुमार स्वामी साहब हैं, नेचर लवर हैं। ये लिखते हैं एक कि खानचा सलाम जमशेद भैया जंगल जिंदाबाद। खानचा, मैंने आज के एपिसोड को दिल से महसूस किया और अंदर से दुखी हो रहा हूँ जिस तरह से छोटा भीम साहब परिवार को ख़त्म किया। मेरी अंतरात्मा से उन लोगों को बददुआएं निकल रही हैं। वो लोग भी ऐसी ही दर्दनाक मौत के शिकार होंगे। खानचा जी, आपने दुबरा जंगल में आने की बात की है, वो सुन के थोड़ा अच्छा लगा। अब कुछ नया होगा। एक निवेदन है आप दोनों से, अगर हम लोग जैसे जंगल प्रेमी को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने का मौका दें। कभी भी जुड़े, अभी भी हम जुड़े हुए हैं। और छोटा भीम जाने में जितना आपको अफसोस हुआ उनके जाने से, हमें भी उतना अफसोस रहा। बट क्या कर सकते हैं, इंसान तो इंसान है। और जल्दी मुलाकात करेंगे। और जो आपने कहा है कि जंगल से शुरुआत करें और पॉडकास्ट को जा करके वहाँ से, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और जल्दी एक नए फॉर्मेट पे हम इस शो को लेकर के आएंगे। तो गज्जू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो हम सब ने पढ़े हैं और उन पर हमने जवाब दिया है। आप ऐसे ही मोहब्बतें लुटाते रहिए। तो आज के एपिसोड को आज यहीं पर ख़त्म करें। हाँ, एक रिक्वेस्ट था कि थोड़ा इसे और लोगों तक पहुँचाएँ। फिर मैं कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं, ताकि ये अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।